Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll discuss the question paper of ATC for quant section. So I have this PDF for 2016 morning shift. Let's start with question number 1. So it says the first 7 terms of an AP are these. The second, fifth, and seventh term of this progression form an infinite geometric progression. The sum of the terms of this GP is okay. So second term, yeah, it means 9y, fifth 3k, and seventh k plus 12. So these terms form GP. It means जो GP है हमारा उसका फॉर्मूला क्या रहता है. For example, if you have A, B, and C, these terms, so B square will be equal to AC. So in this scenario, what will we have? 9k square equal to 9y into k plus 12. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है. अब हमें फाइनली क्या करना है, जो ये हमारा जीपी है उसका सम निकालना है, जो आगे भी जो भी टर्म्स होंगे. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस जीपी? इट विल बी Sn इक्वल्स टू a upon 1 minus r. This r is the ratio of the terms for gp. For example, 3k upon 9y. This will be r. Similarly, k plus 12 upon 3k will be equal to r. Okay, so what we have to find the value of a. A is the first term, which is 9y, and 1 minus r. R will be 3k upon 9y. So we have to find the value of y and k. Okay, so how will we find? ये तो हमारे पास देखो y के केवल एक ही टर्म है. अगर एक और कहीं y होता तो हम कुछ करके दो इक्वेशन बना देते और दो वेरिएबल हो जाते तो हमारा सॉल्व हो जाता. बट वी हैव a single term with the variable y. Okay, so what we have to do, we have to find the value of x and k from these terms. Okay, so तो बाकी जितनी भी terms है हमारे पास वो सारी AP में है. ये हमें AP दे रखी है. So let me erase this. So अभी हम क्या करेंगे? Let's take the fourth, fifth, and sixth term. The fourth, fifth, and no, the fourth, fifth, and sixth term. So 3k twice. See, if in GP we'll have b square equal to AC, and in AP what we have, it's 2b equal to a plus c. ठीक है, ये तो आपको बहुत बेसिक है, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए. फिर भी किसी को नहीं पता हो तो मुझे बता देना, मैं पूरा उसको इलेबोरेट करके बता दूंगी, इसकी पूरी डेरिवेशन करके. So what will we have? 2 3k equal to 4x plus 10 plus 3x plus 6. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 7x प्लस 16. ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. क्या हमारे पास k and x में इज देयर एनी वे वी कैन मेक अनदर इक्वेशन? यस, देयर इज अ वे. हाउ? There's fifth, sixth, and seventh term. So how to write this? 6x plus 12 equal to 3k plus k, 4k. 4k plus 12. Okay, that's good. We'll have the ratio with the x and k. So x upon k, or you can say x equal to 2 by 3k. ठीक है, ये हमारे पास बन गया. अब हम ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 14k अपॉन 3 इसके साथ एल्सियम ले लेंगे तो 48 अपॉन. आप भी ऐसे ही कैलकुलेशन किया करो ताकि आपकी क्वेश्चन सॉल्व जल्दी हो जाए. ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा सा ट्रिकी है. ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट फास्ट, अदरवाइज you'll miss the questions. ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को फास्ट रखने के लिए आप भी ऐसे ही मन मन में थोड़ा सा कैलकुलेट करना सीखो. तो ये क्या बन जाएगा इधर जाके? 18k इक्वल टू 14k प्लस 48, और ये आपका हो जाएगा 4k इक्वल टू 48 एंड k इक्वल टू 12. ठीक है, k की वैल्यू आ गई 12. k की वैल्यू यहाँ करेंगे तो 4 8 x आ जाएगा हमारे पास 8. तो k आ गया 12, x आ गया 8 आपका. तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें क्या था? जो जीपी की टर्म्स थी, ये हमारे पास थी सेकेंड,
5th एंड ये, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 9k² इक्वल टू 9y k+12। सो 9 से 9 गया, ये k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 144 इक्वल टू y और ये 24, तो 12 6 पे चला जाएगा ये। तो y इक्वल टू 6, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई है 6। ठीक है, अभी हमें निकालना है और हमें क्या चाहिए थी, y की वैल्यू इधर पे चाहिए थी, तो ये आ गई, तो ये आ गया 9 × 6 अपॉन 9y 54 अगेन 54 माइनस 3x 24 और अगेन 9y, ये ऊपर ही जाएगा 9y। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा हमारा 30। तो ऐसे ही इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये सम आ जाएगा, ये आ जाना चाहिए। अभी एक बार इसको सॉल्व करके देख लेना, आना चाहिए, ये आ जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 36 आएगा, ये 3k है ना, 3k अपॉन 9y है, तो ये 36 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, यही आंसर आना चाहिए, आ जाएगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर। अच्छा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इज इतना, तो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। ओके फाइन, तो देखो क्या करोगे, ये बोल रहा है कि आपका 10% से इंक्रीज कर रहा है, 10% से इंक्रीज कर रहा है मतलब कि 1/10। मैंने बताया था ना कैसे उसको ब्रेक करते हैं, तो 1/10 इसका मतलब है कि पहले अगर 10 था तो अब वो 11 हो गई ये चीज। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट ईयर में, और ये हो जाएगा सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में और फर्स्ट ईयर के एंड में। 10 से ये 11 हो गया है। अब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में फिर ले लो कि 10 से 11 हुआ है, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में फिर से ले लो कि 10 से 11 हुआ है। ठीक है, फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग हुई है ये, लेकिन हमें तो एंड देखना है, तो 10 से फिर से 11 हो गया है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। या मैं आपको बता चुकी हूँ रेशो कैसे निकालते हैं, जो भी ब्लैंक होता है ब्लैंक के साइड में, ब्लैंक में उसके साइड वाला ही लिखते हैं। यहाँ पे फिर से ब्लैंक है तो फिर से 11, यहाँ पे ब्लैंक है तो फिर से 11। ठीक है, दिस इज हाउ यू सॉल्व द रेशियो। हमसे बोला है कि थर्ड ईयर के एंड में और फोर्थ ईयर के एंड में जो डिफरेंस है वो आपका है 4235। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 100 1331 और ये आपका क्या हो जाएगा 121 इंटू 121 या फिर 1331 इंटू 11, तो ये आपका हो जाएगा 14641। तो इनका जो डिफरेंस है ना वो आपको ये दे रखा है 423.5। ठीक है, तो इनका डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा, तो ये आपका आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 1331। ठीक है, इसका मतलब आपको बोल रखा है कि जो आपके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 423.5। ठीक है, और अभी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब कि ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 121,000। तो 121,000 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 121 आप इसको ऐसे ही लिख लो, इजी रहेगा। 11 इंटू 10 के कट जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी 423.5 अपॉन 1331 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 100। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे 0, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 33 आएगा ना यहाँ पे, हाँ 33 आएगा, फिर आएगा आपका 8 32 5 रह जाएगा 5 और ये एक 0 3850। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप इट्स क्लियर। कुछ कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मुझे ईमेल कर देना टाइमिंग के साथ, वीडियो के टाइमिंग के साथ, मैं आपको बता दूंगी फिर से। ठीक है, the profit percent of A and B is the same for selling an article for rupees 8400 each, but A calculated his profit on the selling price while B calculated it on its cost price, which is equal to 33 1/3%, मतलब कि 1/3। ये आपको होना चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, आपको थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। द सम ऑफ देयर प्रॉफिट इज, तो हमें सम बताना है। देखो इसमें क्या ट्रिकी चीज है
जब भी हम कोई प्रॉफिट या कोई लॉस हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा सीपी पे करते हैं, मैंने बता रखा है आपको। जब भी हम कोई डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा हम एमपी पे करते हैं। अब इसमें क्या किया, इसने अपना फायदा देखने के लिए जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ना वो इसने किया है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे इसने किया है। और बी ने जो किया है कैलकुलेट वो किया है कॉस्ट प्राइस पे। अब देखो थोड़ा स्पेस कम है ना तो मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है ये। तो देखो अब पहले हम बी का देखते हैं जो कि बहुत सिंपल रहेगा। बी का मतलब 1/3, 1/3 का मतलब क्या है, अगर कोई चीज 3 की थी तो उसने 4 में बेची है, ठीक है। लेकिन अब ए का क्या है, अब ए ने कैलकुलेट किया है इधर पे, यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए जो 1/3 यानी कि ये जो है ना ये उसका ये है 3 है, तो उसने जो चीज 3 की बेची है ना वो कितने की आई थी, 3 - 1 2 की आई थी, समझ गए। तो ये चीज ट्रिकी थी, वरना तो ये क्वेश्चन हो ही जाता है, इसमें कुछ था भी नहीं और क्वेश्चन ही नहीं बनता अगर ये चीज नहीं होती तो, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहे हो, वो पूछ रहे हो उनके प्रॉफिट का सम। तो जो चीज 4 की, 4 का मतलब 8400, 8400, 4 का मतलब अगर 8400 है मतलब कि ये आपका 2100, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6300, है ना। 3 का मतलब अगर आपका 8400 है मतलब कि 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 2800, तो इसका मतलब हो जाएगा 5600। तो आपके प्रॉफिट का सम पूछा है मतलब कि 9 1100 और इधर 8 16। प्रॉफिट, ओ सॉरी, प्रॉफिट निकालने के लिए तो हम माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 2100 और इसका प्रॉफिट आ जाएगा आपका 14 7 8 7 2। तो ये दोनों का प्रॉफिट है, ये बी का प्रॉफिट है, ये ए का प्रॉफिट आया ना ज्यादा अगर इसने इस पे कैलकुलेट किया तो सेलिंग प्राइस पे। तो ये आपका हो जाएगा 4900 प्रॉफिट का सम। सो दिस विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B undertook to do a piece of work for rupees 48,000. A could do it alone in 5 days and B could do it alone in 8 days. ओके फाइन। सीओडी की हेल्प से उन्होंने 3 दिन में काम खत्म कर दिया। तो वो बोल रहे हैं कि इफ द वर्क डन बाय सी वाज ट्वाइस दैट ऑफ द वर्क डन बाय डी एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस जो बोल रहे हैं ना ये उसको स्टेप वाइज करते जाओ। पहले ये बोल रहे हैं कि ए 5 दिन में कर सकता है, बी आपका 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। इसकी ये जो आती है ये एफिशिएंसी आती है, दोनों एफिशिएंसी है। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 8, इसकी आ गई 5। अब वो बोल रहा है कि सीओडी की हेल्प से वो 3 दिन में कर सकते हैं यानी कि 40/3। ये टोटल एफिशिएंसी किसकी हो गई, इन चारों की, क्योंकि सीओडी की हेल्प से किया है ना 3 दिन में, सॉरी। तो इनकी एफिशिएंसीज का सम हो गया है। अब वो बोल रहे हैं कि सी जो है ना, द वर्क डन बाय सी वाज ट्वाइस। सी ने जो काम किया है ना उन 3 दिनों में वो डी से दुगना काम किया है, ट्वाइस किया है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी ट्वाइस थी, ठीक है। तो अब अगर इसकी मैं x मान लूँ, इसकी मैं 2x मान लूँ और इसकी हमें पता है 8 और 5 13, तो ये इक्वल हो जाएगा 40/3 के। जो 3x आपका इक्वल हो जाएगा 40/3, 13 इधर जाएगा तो 39/3 यानी कि 1/3। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/9। तो 2x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/9। तो ये हो जाएगी सी की एफिशिएंसी, ये हो गई आपकी डी की एफिशिएंसी। पूछा क्या है, डिफरेंस पूछा है ए और सी के शेयर में। तो ए की जो एफिशिएंसी थी वो थी 8 और सी की आई है आपकी 2/9, तो इनकी एफिशिएंसी में कितना डिफरेंस हो गया। पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल जो है 40/3 थी हमारे अकॉर्डिंग, इसका मतलब क्वेश्चन में दे रखा है 48,000। अब आप बोलोगे कि आपने तो एफिशिएंसी को पैसों से यहाँ पे कंपेयर कर दिया, तो आप ये देखो ना हम जो पैसे देंगे वो एफिशिएंसी के हिसाब से तो देंगे कि उसकी वो कितना एफिशिएंट था। अब ये तो कोई मतलब नहीं बनता है मैं यहाँ पे भी इसको 3 से, सबको 3 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि उन्होंने 3 3 दिन काम किया है, फिर तो 40 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने यहाँ क्या किया, टोटल एफिशिएंसी को 48,000 के इक्वल रख दिया है। और लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए 8 - 2/9, उनका डिफरेंस चाहिए ना, यानी कि 70/9 की मुझे वैल्यू चाहिए। तीन 4 तिये 12, 12 चौके 48, 7 चौके 28,
28,000 उनका डिफरेंस आ गया। ओके, देख लो, अच्छे से समझो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको कर रही हूँ इरेज, और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज। अब देखो, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, अगर आपने पहले नहीं कर रखा है इसको तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को स्ट्राइक कर गया हो, बट स्टिल है थोड़ा सा अजीब। अगर हमें दे रखा होता बस खाली ये ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू और फिर हमसे पूछ रखा होता तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टर्म्स ही स्क्वायर्स की स्क्वायर में बना दिए इन्होंने सारे टर्म्स। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, हमें पहले ये देखना होगा कि हमें कोई भी टर्म निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएं कि जब मैं उसमें एन की वैल्यू पुट करूं तो मेरी टर्म आ जाए, है ना, ये देखना होगा ना हमें। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, देखो जो ये होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका क्या कैसे निकालते हैं, इसका समेशन, समेशन जो होता है एन स्क्वायर का, एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज। सो ये आपका इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से तो मैं क्या कर सकती हूँ, कोई भी मेरी टर्म निकाल सकती हूँ। एन की वैल्यू आप 1 रखो, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 इंटू एक और एक 2 इंटू 2 प्लस एक 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1, आ गई ना पहली टर्म। चलो आप बोलोगे कि हमें क्या पता, ये तो 1 भी हो सकती थी। एन की वैल्यू 2 रख लो यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 2 दूनी 4 और एक 5 अपॉन 6। अब ये तो 5 आ गई ना सही, 4 और एक 5, 5। तो इस फॉर्मूला से तो हम निकाल सकते हैं कोई भी टर्म, ठीक है, एक टर्म मेरे पास निकल गई है। लेकिन हमें अब क्या करना है, जो वो टर्म्स निकली हैं हमें तो उनका सम करना है, उनका सम करना है ना, तो वो सम कैसे करेंगे सोचो थोड़ा। अब देखो, उसका सम करने के लिए ना हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसके आगे समेशन लगाना होगा। इसके आगे हम समेशन अगर लगा देंगे, ये देखो ये समेशन जब हमने खोला तब हमारी ये वैल्यू आई थी। अब इसके आगे मैं समेशन निकाल दूंगी, उसका मतलब क्या होगा, एन की वैल्यू 1 रखी प्लस एन की वैल्यू 2 रखी प्लस एन की वैल्यू 3 रखी, तो 1 प्लस 5 प्लस 9, 9 और 4 13 और एक 14, 14 प्लस ऐसे ऐसे मेरा होता जाएगा। तो इसके आगे मैंने रख दिया। अब आप बोलोगे अब मैं इसको समेशन को कैसे खोलूं, तो देखो एक बार मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। था, ठीक है। तो सबसे पहले ना ऊपर वाले को खोल लो, हमें ऊपर वाले को ऐसे खोलना है कि सारे जो एन है वो प्लस की फॉर्म में आ जाए। कैसे, जैसे एन स्क्वायर प्लस एन इंटू 2n+1। अब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n³ प्लस, क्या आ गया ना, 2n³ प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n² यानी कि 3n² प्लस एन, है ना, यही आएगा ना, डिवाइड बाई 6। अब इसका समेशन, तो जब भी ऐसा होता है ना प्लस में आ जाते हैं तो मैं इसके आगे अलग अलग समेशन लगा सकती हूँ, समझे। एक मिनट रुकना, कोई मेरे पास ब्लैंक पेज हो तो। नहीं है अभी तो, चलो मैं इधर ही बता देती हूँ स्पेस में। तो इसके आगे मैं अलग अलग समेशन लगा सकती हूँ। कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन 2n³, और इसको 2 को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, n³ प्लस 3/6 समेशन n² प्लस समेशन n, ठीक है। अब तो ये बहुत इजी रहेगा, आपको इसका फॉर्मूला ही पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, तीनों का पता है। क्या रहता है इसका, n³ वाले का फॉर्मूला, इसका रहता है n इंटू में n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इसका n² का मैंने बताया था आपको, सेम यही रहेगा। और n का आपके पास होता है n इंटू में n+1/2। बस अब क्या करेंगे, सबकी जगह आप 12 12 पुट कर देना, ठीक है। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा फेयर करके इसको। देखो 2/6 यानी कि 1/3, और इसके नीचे 12 इंटू में 12 और एक 13 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इंटू में 1/3 प्लस 1/2 इंटू में
n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन 6 प्लस में 1/6 इंटू में 12 इंटू 13 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे भी आई एम सॉरी 12 ही रख लेना आप, ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2366 फॉर श्योर आएगा। सॉल्व करके देख लेना, कोई इशू हो तो मुझे बताना। अगर हमने अभी सॉल्व करना शुरू कर दिया थोड़ा सा टाइम ले लेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज 33%, 33 1/3% of a journey was covered at the, एक बार मैं इसको इरेज कर लूँ, हाँ, at a speed of 20 km/h, 1/4 at 30 km/h, rest at 50 km/h, the average speed for the whole journey is, ओके। सो आपको बोल रहा है कि 33 1/3 का परसेंट मतलब 1/3 जर्नी उसने की है 20 km/h से, 1/4 उसने की है 30 से, और जो रेस्ट है वो उसने की है 50 km/h से। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का, तो आ जाएगा 12, 1/3 यानी कि 4 किलोमीटर। ये 12 जरूरी नहीं है कि 12 ही किलोमीटर वो चला है, ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1/4 यानी कि 3 किलोमीटर वो चला है इससे, और रेस्ट अब देखो कितना रह गया, 4 और 3 7, 5 किलोमीटर वो चला है 50 km/h से। एवरेज स्पीड हमें जब भी निकालनी रहती है, आप इसका ना फॉर्मूला मत याद करना, वो पता नहीं क्या ही तो फॉर्मूला होता है वो 2b/a+c ऐसे करके, हर जगह वो काम नहीं देता वो फॉर्मूला। जब अब देखो आपको 3 आ गई स्टेटमेंट, अब बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। और मैथ्स में अगर आप हर चीज का फॉर्मूला लर्न करने लग गए तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे और आप वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे आधे तो। So it's better not to learn this, cram this formula. So how to calculate the speed of average, sorry, how to calculate average speed? It's total distance upon total time. The total distance, what we have, the value for total distance is 12, and the total time is, for say 4 kilometer at 20, 3 kilometers at 30 and 5 kilometers at 50। ठीक है, तो आपका हो गया ये। एलसीएम ले लेंगे 10, तो 2 + 1 + 1, 2 और 1 3 और 1 4, 30। तो आपका आ गया ये 30 km/h आपकी एवरेज स्पीड आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ए सेव्स इतने % ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंड्स इतने। ओके, बाय व्हाट % शुड ए बी इंक्रीज सो दैट द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ओके फाइन। ये बोल रहा है कि कितने % से उसकी ए की जो सेविंग्स है उसको इंक्रीज करें ताकि जो उनके एक्सपेंडिचर है वो रिवर्स हो जाए उसका रेशो। देख लेते हैं ए और बी में क्या कहानी है इनकी। इनकम, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर। इनकम उसकी है 60,000, इसकी है 48 सेविंग से कितनी कर रहा है 33 1/3%। पूरे क्वेश्चन पेपर में एक ही रेशो दे रखा है इन्होंने, सॉरी एक ही परसेंटेज दे रखी है। सेविंग से कर रहा है 20,000 की 1/3, और ये स्पेंड कर रहा है 60,000 यानी कि सेविंग्स कर रहा है 40% की। 40% इसका कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 2 3 4 चौक 16 और 3 19, है ना, इतना ही रहेगा ना ये। चलो ठीक है, देख लेंगे अभी तो, मेरे ख्याल से तो ये इतना ही रहना चाहिए। तो इसका एक्सपेंडिचर कितना रहेगा 40,000, और इसका एक्सपेंडिचर रहेगा 008, और ये आपका कितना हो जाएगा 7 9 8 और ये 2, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जैसे अब इन दोनों का अगर हम रेशो निकालेंगे कितना रेशो आ जाएगा, काट दो ये सारा, तो ये ऊपर हो जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 72, अभी फिर से कट जाएगा 25, और ये आ जाएगा 4 एकम 4 18, 25:18 आपका बन जाएगा। तो अभी कह रहा है कि हम सेविंग्स को कितने % से बढ़ाएं कि जो एक्सपेंडिचर है ना वो 18:25 हो जाए। ठीक है, अभी क्या हम इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, बी की तो किसी भी चीज के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेशो को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कि कितना हम वहां पे इसको इंक्रीज करें सेविंग्स को, ए की सेविंग्स। अब वही है कि जो हमारे पास 25 की वैल्यू है वो तो हमें पता ही है ये है, तो 25 की वैल्यू अगर हमारे पास
ये है, तो हमें 18 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये 104 पे चला जाएगा, 18 चौक 72, 72 को आप 72 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 और 1 5, 5 56 और 5 1 6, 7 दूनी 14 और 6 20। ये आपका हो जाएगा 20736, 20736। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसकी वैल्यू आ जाएगी 20736। अब देखो, हम इसको सेविंग्स को इतने मतलब जो इनका डिफरेंस आएगा उतने से ही तो बढ़ाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर पहले था 40,000, तो कितने का डिफरेंस आया उसमें? डिफरेंस आया उसमें 4, इसमें से माइनस कर दीजिए, 6 2 9 1, इतने का डिफरेंस आया है। अब इतनी वैल्यू हमें सेविंग्स की बढ़ाई है, तो 20,000 पे इतनी बढ़ाई है। इतनी किस पे बढ़ाई है? 20,000 पे आपने बढ़ाई है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका हो जाएगा 9632, नीचे 2 है तो 96.32। So that's how we solve such type of questions. I hope it's clear to you. So moving on to the next question. If the difference between the cost price and selling price of an article is itna, okay, cost price and selling price is itna, and the loss incurred, उल्टा लिख दिया गया, नहीं सही लिखा है क्योंकि लॉस है तो ये लिखेंगे। प्रॉफिट अगर होता तो एसपी माइनस सीपी लिखते, प्रॉफिट में एसपी बड़ा रहता है हमारा, लॉस में हमारा सीपी बड़ा रहता है। तो लॉस इनकर्ड इज y%। ठीक है, तो लॉस निकालने का क्या हमारा रहता है फॉर्मूला? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू में 100। तो इसकी वैल्यू है आपके पास y%। तो y को आप क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एक्स अपॉन सी पी इंटू 100। तो सी पी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? एक्स बाई वाई इंटू 100। तो क्या बोल रहे हैं ये? देन द सेलिंग प्राइस, ओके, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब ये हमारा सीपी है। अब हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सीपी की वैल्यू इस फॉर्मूला में रख दीजिए जो हमारा ये था। तो यहाँ पे रखेंगे तो आपका हो जाएगा 100x बाई वाई माइनस एक्स इक्वल टू एस पी। तो एस पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x कॉमन लेंगे अगर हम, तो 100 माइनस वाई अपॉन वाई, तो x बाय वाई इंटू में 100 माइनस वाई, दिस विल बी द आंसर। ओके, to do a certain work B takes 4 times as long A and C। अच्छा, ये बोल रहा है कि B 4 दिन 4 टाइम्स लेता है किसके? A और C के। मतलब कि A और C अगर मेरा 1 दिन ले रहा है तो B आपका ले रहा है 4 दिन। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि C टेक्स 3 टाइम्स एज ए एंड बी। C 3 गुना ले रहा है अगर आपका ले रहा है A और B अगर आपका 1 ले रहा है तो। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो आप, अब हमारे पास कॉमन है इनमें कुछ? बताओ, कुछ लग रहा है कि कुछ एक चीज कॉमन हो ताकि हम उसको 1 मान के फिर सबको निकाल लें? कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हम इनको ऐड कर दें तो कॉमन हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कॉमन रहेगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे। तो पहले वाली इक्वेशन में हमारे पास बन रहा है वो 5x, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको 4x मान लूँ, तो इसको y मान लो, इसको 3y मान लो। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन में मेरे पास ये बनेगा 4y। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को इक्वल रख दूंगी क्योंकि ये तो इक्वली, ये तो सेम ही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी। तो मेरे पास x बाई वाई आ गई 4/5। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकती हूँ? यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रख दूँ इनकी वैल्यूज, x की 4 रख दूँ और y की मैं 5 रख दूँ, तो मेरी यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं एफिशिएंसी निकाल लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एफिशिएंसी रिवर्स हो जाती है टाइम की। तो मेरी b की एफिशिएंसी होगी 4, a प्लस सी की होगी 16, c की होगी 5 एंड a प्लस बी की मेरी होगी 15। ठीक है, तो मेरे से पूछा है कि इफ ऑल द 3 वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 11 डेज। कंप्लीट द वर्क इन 11 डेज मतलब कि
टोटल वर्क मेरे पास कितना है 5x, या तो 5x ले लो तो 4y ले लो और फिर x और y की वैल्यू पुट कर दो। टोटल वर्क मेरे पास हो जाएगा, मान लो मैंने ये ले लिया, x की वैल्यू में पुट कर रही हूँ 4, तो टोटल वर्क हो गया इतना। और हाँ ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, इफ ऑल द 3 वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 11 डेज। अच्छा, टोटल वर्क हो गया मेरे पास ये। देन हाउ लॉन्ग वुड ए टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो ए की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाएगी अब देखो सी की 5 है, अगर मैं सी की यहाँ पे 5 रख दूँ तो ए की कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी ना। तो 11 20, तो ए मेरा 20 दिन में काम करेगा। द एक्सप्रेशन दिस वेयर एक्स ग्रेटर देन वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमें कंडीशन दे दी है कि एक्स ग्रेटर देन वाई रहेगा ही रहेगा। अच्छा हुआ ये कंडीशन दे दी, वरना फिर अगर मान लो हम ये कंडीशन नहीं देखते तो ये 0 रहता और फिर तो हमारी वैल्यू इन्फिनिट भी जा सकती थी, चली जाती जा सकती थी, इसलिए हमें कंडीशन दी है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम भी हम ना ऐसे देख के लेते हैं कि इसमें से क्या हमें कॉमन निकलेगा, क्या रहेगा। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला रहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे क्या आएगा, एलसीएम ये आएगा, ऊपर क्या बचेगा, ये बचेगा। इस केस में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। और इस केस में ये बचेगा, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर। अब इससे कट जाएगा, लेकिन माइनस लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, चाहे इसके नीचे माइनस लगा लो। अब ऑप्शन अगर होगा, मान लो चलो ये तो ऑप्शन है, हाँ हाँ हमारा अगर वैल्यू आ गई तो हम ये कर देंगे 1/2। लेकिन अगर ये पॉजिटिव में 1/2 हुआ तो अरे माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है, आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो बस अब तो इसको सॉल्व करना है हमें, बस यही आइडेंटिटी इसमें मेन थी। The next one is that the seventh term of the AP is इतनी, नाइन्थ इज इतनी, तो 63rd बताओ। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी टर्म निकालनी होती है ना तो वो क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेवेंथ टर्म को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे a प्लस 6d, नाइन्थ टर्म को लिखेंगे a प्लस 8d, 63rd टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 62d। इन दो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यहाँ से आपकी a की वैल्यू भी आ जाएगी, d की भी वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन में पुट कर दो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, Sudha can row her boat at a speed of इतना, ओके, इन स्टिल वाटर। ठीक है भाई, स्टिल वाटर में मैं इसको स्टिल वाटर को W से लिखती हूँ और स्ट्रीम वाले को S से, आप भी ले सकते हैं डिनोमिनेशन। तो ये आपकी स्पीड है इसकी स्टिल वाटर में 5। इफ इट टेक्स हर इतने हार्स मोर टू रो द बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम, पानी के बहाव के अगेंस्ट, एंड डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस साइड पानी बह रहा है उसी साइड जाना, ओके, विद द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम, कुछ भी बोल लो। तो वो कह रहा है कि जो 10.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था ना अप स्ट्रीम का और 10.5 किलोमीटर का डाउन स्ट्रीम का, तो जब वो अप स्ट्रीम जाती है ना, ऑब्वियसली किसी चीज की अगर अगर हम हवा के अगेंस्ट भी चलते हैं तो हमें ज्यादा टाइम लगता है, तो ये तो पानी का बहाव है तो बहुत तेज रहता है, तो इसके अगेंस्ट जब जा रही है तो अपस्ट्रीम जब जा रही है ना वो इतने घंटे ज्यादा ले रही है, यानी कि 63 वो ज्यादा ले रही है, ठीक है, अपस्ट्रीम जाने में। तो अपस्ट्रीम को जब हम लिखेंगे तो हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे 10.5 अपॉन अपस्ट्रीम माइनस, ज्यादा ले रही है यहाँ पे टाइम, 10.5 अपॉन डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 63 अपॉन 60। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। तो अभी हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम कैसे निकालेंगे, जो अपस्ट्रीम होती है वो होती है हमारी स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हमारी होती है दोनों का एडिशन। पानी के बहाव भी इस साइड है, आपकी बोट इस साइड जा रही है, तो कुछ तो आपकी स्पीड काम देगी और कुछ जो बहाव है वो आपको आगे धकेलेगा, तो इसलिए इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें माइनस रहता है। ठीक है, तो बस अब तो हमारे पास कुछ नहीं है, केवल एक ही तो वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे अपस्ट्रीम की जगह में मान लो मैं रख देती हूँ W माइनस एस, डाउन स्ट्रीम की मैं रख देती हूँ W प्लस एस। W की वैल्यू हमारे पास है 5, यहाँ पे हमारे पास है 5, एलसीएम लीजिए,
एक ही वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, हो जाएगा सॉल्व, आंसर आपका आ जाएगा 3। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, आ जाएगा ये आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आप सॉल्व करके देख लेना। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, चलो करते हैं। अब देखो इसको ना दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो होता है आप वैल्यू पुटिंग से कर लें, वो भी इजी है, लेकिन आप ये देखो इसमें ना दो दो वैल्यू दे दिए हैं। अब हम इसको, मैं कैसे पता कि अगर वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो ये भी आ सकता है, ये भी अंडर रूट है ना, तो माइनस तो आएगा ही नहीं, तो प्लस माइनस तो हो ही नहीं सकता है। तो हमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है कि ये आएगा ये या ये तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब या तो ये रहेगा या तो ये। अब वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे, कोई एक ऐसी वैल्यू रखो जो सबको सेटिस्फाई करे। अब देखो सबका ना एक ही पैटर्न है, तो एक ही पैटर्न है मतलब कि हमारी वैल्यू सेम होंगी, पक्का सेम होंगे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा ही होगा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या ऐसे रखूं कि इक्वल हो जाए, y इनको 2 रख के देखो, 2 2 और 2 4, इसको भी 2 रखेंगे तो स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 रखो तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 3/3 मतलब कि 1 हो गया ना, बस छोटा सा था। अब आप बोल रहे हो कि ऐसे तो वैल्यू पुटिंग में तो अगर कभी कभी नहीं चला तो फिर कैसे करेंगे। हाँ तो ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है लॉन्ग मेथड से, इतना भी लॉन्ग नहीं है पर थोड़ा सा है। क्या करो, इसको ऊपर नीचे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको वाई वाई से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जेड जेड से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड इट विल बी वाई अपॉन वाई स्क्वायर एंड द सेम विद जेड अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, now you have to put the value of x square, y square and z square from the equations given. So how will it looks like, it will look like x plus y plus z and same with this. So you'll have the same denominator in all the three cases. Now when you take the LCM, you'll have x plus y plus z and also x plus y plus z under root, so it will be 1. Okay, the sum of the values of x for which 7 1 plus x plus this. Okay, fine. So you can solve this question with two methods, but I would suggest value putting method for this type of questions. The second method is just open these parts, plus 7 upon 7x. Okay, now what we'll have to do, just take the common part. ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, आप इसको नीचे लेके आओगे, फिर इसको एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, हो जाएगा सॉल्व। बट वैल्यू पुटिंग से देखो, आप इसमें वन, आपको पता है कि इट विल लुक लाइक 49 प्लस 1 और 1 प्लस 49। ठीक है, ये तो हमें देख के यहाँ से इतना तो पता चल ही जाता है। तो अब यहाँ तो या तो यहाँ पे 1 रख सकते हो या तो यहाँ पे -1 रख सकते हो फॉर मेकिंग इट 1। ठीक है, 1 रख देंगे तो 7 टू द पावर 2 इट मीन्स 49 प्लस 1 रखेंगे तो 0, 7 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो 49 प्लस 1 इक्वल टू 50 एंड सेम विद -1, तो यहाँ हो जाएगा 7 के पास 0 यानी कि 1 -1 यानी कि 2 यानी कि 49। एक्स की वैल्यू 1 या फिर -1, इन दोनों का सम पूछा है तो 0 विल बी द आंसर। ओके, this is the last question we have for today's session, and this is the most important question for this session. ठीक है, सो चलिए, जब भी मैं बोलती हूँ कि वीडियोस को पूरा देखा करो, बेशक स्किप कर दिया करो, पॉज करो, क्वेश्चन देखो, आपसे सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम ले रहा है आपका कॉन्सेप्ट तो उसको फिर देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, और पूरा देखोगे तो अब देखो ये तो 15 क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट, आप सोचते हो तो बहुत इजी इजी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे नहीं होते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए करते हैं हम, द स्पेरिकल बलून ऑफ रेडियस r मीटर सब्सटेंस एंड एंगल थीटा। देखो जो भी हम जैसे ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करते हैं, टावर जब हम लेते हैं ना तो उसका हम बस एक पीक पॉइंट ले लेते हैं और ऐसे हम एंगल सब्सटेंड करवा देते हैं। बट बलून के केस में, मून के केस में, कॉइन के केस में ऐसा नहीं रहता है। ये पता नहीं कुछ अजीब सा ये स्फीयर बन गया है मेरा, ऐसा समझ लेना ठीक है कि स्फीयर है।
सो ये जब सबटेंड करवाता है ना, सबटेंड करवाता है एंगल, तो ये ऐसे सबटेंड करवाता है, ठीक है। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। एक मिनट यार, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, ओके। तो ये आपको बोल रहा है कि ऑब्जर्वर की आई पे थीटा है, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर का एलिवेशन जो है वो आपको बोल रहा है कि ये है आपका अल्फा। तो आपसे हाइट पूछी है, ये हाइट पूछी है आपसे, ये हाइट आपकी कितनी रहेगी, ठीक है। ये आपका रेडियस आर दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेक दिस पॉइंट एज ओ, टेक इट दिस एज सी एंड ए एंड बी, ए बी सी, ओके। सो विल हैव दिस हाइट एज एच। सो सी, ये अब सेंटर से है, हमने तो पढ़ा है ना, सेंटर है, दो टेंजेंट हैं, ये दोनों रेडियस हैं, तो ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही रहेगा। तो हमारे पास ये पूरा थीटा है, तो ये होगा हमारे पास थीटा बाई टू, और ये होगा हमारे पास थीटा बाई टू। तो अब देखो, अब आप ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं ओ ए सी, ये वाला, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाएगा ना रेडियस यहाँ पे टेंजेंट के साथ। तो अब मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा बाई टू इक्वल टू एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये तो बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन ओ ए, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू आपके पास आ गई आर अपॉन साइन थीटा बाय टू मीन्स आर कोसेक थीटा बाय टू। देखो केवल एक ही ऑप्शन में कोसेक थीटा बाय टू है, तो ये आंसर होगा आपका, लेकिन कोई बात नहीं, क्या पता कुछ रिवर्स हो के साइन थीटा बाय टू बन जाए, देख लेते हैं। बट ये नहीं बनेगा साइन थीटा बाई टू, क्योंकि आर के मल्टीप्लीकेशन में है, आर के मल्टीप्लीकेशन में। तो मैं तो अभी टिक कर देती कि हाइट यही रहेगी, बट कोई बात नहीं, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखते हैं आगे। तो अब हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल लेते हैं आप ओ ए बी। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, साइन एल्फा इक्वल टू हाइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओ ए। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी हाइट की वैल्यू, हाइट इक्वल टू साइन एल्फा इंटू आर इंटू कोसेक थीटा बाई टू। हाइट ही तो हमें निकालनी थी, ये हमारी निकल गई। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे बलून की जगह आपके पास कॉइन भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे ही करते हैं। सो ये था आज का सेशन। If you have any issue or if you have any kind of query, just post below in the comment section. I'll be happy to answer, or you can send me the email. I always mention my email address in the description. और बाकी मैंने और भी 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, इसके क्वांट के ही, इंग्लिश के भी मैंने 3-4 करवाए हैं, इंग्लिश के थोड़े से ज़्यादा है। सो जस्ट चेक द वीडियोज आउट ऑन माई चैनल एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कोई भी एग्जाम आ रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। और ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम में रिपीट रहते हैं, तो बस जस्ट लर्न, कीप लर्निंग एंड शेयरिंग। ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैं पीडीएफ डालती हूँ करंट अफेयर्स की, और ये वाली पीडीएफ भी डाल दूंगी जब सारे क्वेश्चन पेपर्स हम कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।